क्या चुनाव आ गए हैं? इतनी बेचैनी क्यों है भाई? नमस्कार, जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज़ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं संडे एडिटोरियल के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है, क्या चुनाव आ गए हैं भाई? चारों ओर इतनी हलचल है कि टीवी का जो भी चैनल खोलो कोई न कोई राजनेता दहाड़ रहा होता है। सोशल मीडिया में जाओ तो राजनीतिक माहौल दिखाई देता है। कोई रैली कर रहा है तो कोई यात्रा पर निकला हुआ है, कोई दक्षिण से उत्तर की यात्रा कर चुका है तो कोई पूरब से पश्चिम जाकर नेताओं से मिल चुका है। कोई कह रहा है कि यूरेका मिल गया भाई, 2024 का नेता मिल गया, और कोई खुलकर नहीं कह पा रहा है मगर उसके चाहने वाले कह रहे हैं मटेरियल है। कुल मिलाकर हालात चुनावी मैदान मारने वाले हो चुके हैं। बात आगे बढ़ाएं इसके पहले अपने व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे वीडियोज़ पर अपना भरोसा बनाए रखा है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे वीडियोज़ सदाबहार होते हैं। उनको आज देखें या महीने भर बाद, उनकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहती है। अगर इन वीडियोज़ के टाइटल में आपको कोई घटना विशेष भी पढ़ने को मिले तो भी उन वीडियोज़ के आधे हिस्से का कंटेंट ऐसा होगा जो सदाबहार रहता है। इसलिए मेरा दावा है कि इनको देखना आपके लिए वक्त जाया करने के समान कतई नहीं होगा। जो व्यूअर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, कृपया वो आज का आज जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाद में आप भूल सकते हैं। देखिए, ये चैनल आपको कुछ न कुछ देकर जाएगा, आपका टाइम बर्बाद कतई नहीं करेगा। साथ ही यह भी रिक्वेस्ट है कि अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कर सकें तो महती कृपा होगी। आज का टॉपिक है, देश में इतनी राजनीतिक हलचल क्यों है? क्या चुनाव आने वाले हैं? पिछले साल अक्टूबर-नवंबर से शुरू हुआ यह क्रम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लग रहा है कि लगातार ही चुनाव हो रहे हैं। वैसे सबसे बड़े चुनावी उत्सव लोकसभा चुनाव होने में अभी करीब पौने 2 साल बाकी है। संडे एडिटोरियल को और आसान करने के लिए इस वक्त व्याप्त माहौल की पृष्ठभूमि को समझना होगा। इसलिए प्रसंगवश की एंट्री यहाँ पर आवश्यक प्रतीत होती है। चलिए प्रसंगवश का पर्दा खोलते हैं। प्रसंगवश समझिए, इसी साल फरवरी-मार्च में 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव हुए थे। 690 विधानसभा सीटों के लिए 18 करोड़ 30 लाख वोटरों के क्षेत्रों में चुनाव हुआ। इनमें से 24,90,000 फर्स्ट टाइम वोटर थे। अब इसी साल यानी कि 2022 में कुछ महीनों के अंदर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं और करीब 5 करोड़ मतदाता हैं। 15 लाख तक नया वोटर है यानी कि फर्स्ट टाइम का वोटर है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं और करीब 54 लाख मतदाता हैं। इसका 10% यानी कि 54,000 युवा वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अगले साल यानी कि 2023 में 9 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम विधानसभाओं के लिए चुनाव होने हैं। इस तरह से करीब 22.5 करोड़ वोटर करीब 1100 विधानसभा सीटों के लिए वोट डालेंगे। इसका मतलब यह है कि देश के एक बड़े भूभाग में चेंज ऑफ गार्ड का होना प्रस्तावित है। अब 2024 का दृश्य देखें तो 2024 तक 2 साल पहले से करीबन 16 विधानसभाओं का सीटिंग अरेंजमेंट बदल चुका होगा, जिनमें से यूपी समेत 5 विधानसभाओं का सीटिंग अरेंजमेंट तो ये फरवरी-मार्च में बदल चुका है। यानी कि यहाँ राजनीतिक पार्टियों की नई सदस्य संख्या आ चुकी है। अब ये लोग लोकसभा के लिए अपने अपने दलों की तैयारी करेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उस समय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल और सिक्किम विधानसभाओं के भी चुनाव होंगे। अब जब इतने बड़े क्षेत्र में राजनीतिक भूचाल प्रस्तावित है तो यह बवंडर आना स्वाभाविक है। आप भी जानते हैं कि जब खेल बड़ा होता है, इनामी राशि ज़्यादा दांव पर लगी होती है तो धुरंधर खिलाड़ी अपने नए पुराने सभी तरह के हाथ आजमाते हैं। अब रेफरेंस आपके समझ में आ गया होगा।
प्रसंगवश का पर्दा यहीं गिरा देते हैं। अब लौटते हैं टॉपिक पर, यानी कि इतनी उठापटक क्यों है, इतनी सरगर्मी क्यों है भाई। हर नेता कोई न कोई आरोप लगा रहा है, कोई दहाड़ रहा है। शुरुआत दिल्ली से करें तो लगता है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात को ही अपना घर बना लिया है। पंजाब में बाकी दलों को पटकनी देने के बाद उनका हौसला बुलंदगी पर है। अब वह सीधे भारत की जनता से गठजोड़ करना चाहते, अलग अलग पॉकेट्स में भीड़ इकट्ठा कर रेवड़ी बांट रहे हैं। यह भी सोच रहे हैं कि 27 साल में, यानी कि गुजरात में 27 साल में जो न हो सका, क्या पता इस बार हो जाए। इस चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती के पैदल पुल तक का उद्घाटन करने के लिए खुद जा रहे हैं। जब मौका मिले तो गुजरात चले जाते हैं, अगर वहां जाना संभव न हुआ तो ऑनलाइन ही उपस्थित दर्ज करा रहे हैं। देश के दिल्ली में सड़क का नाम बदलने के लिए भी बाजे गाजे के साथ ऐसा इवेंट कर रहे हैं कि विपक्षी चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रहे। उधर अमित शाह तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी और टीआरएस के मुख्यमंत्री केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव की नींद खराब करने के लिए लगे हुए हैं। कभी राजस्थान जाकर जादूगर अशोक गहलोत के जादू को तोड़ने के लिए मंत्र फूंक देते हैं। अब इधर आते हैं, भाग्यनगर यानी कि हैदराबाद से चाणक्य बनकर किसी चंद्रगुप्त की तलाश, यानी कि किसी चंद्रगुप्त का भाग्य तलाशने निकले केसीआर मगध और पाटलिपुत्र तक की यात्रा कर चुके हैं, मगर उन्हें पता नहीं नालंदा में चुटियाधारी कौटिल्य नहीं, पाला बदल का रिकॉर्डधारी नीतीश कुमार पाए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठक बैठक के बावजूद कोई राज नहीं खोलते हैं। बिहार के राजनीतिज्ञ तो यहाँ तक कहते हैं कि नीतीश कुमार के दांत पेट के भीतर हैं। हो सकता है भाई, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, मगर इतना जानते हैं कि केसीआर सही ढंग से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार कर भी नहीं पाए थे कि नीतीश कुमार इंद्रप्रस्थ और विपक्षी नेताओं के खांडव वन की ओर निकल पड़े, यानी कि नई दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की तरफ निकल पड़े। नीतीश के साथ निराकार भाव में खड़े विपक्षी नेताओं की फ़ोटो बताती है कि अब बात बनने से पहले बहुत कुछ होना बाकी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उधर नीतीश से मुलाकात कर कांग्रेस के उम्मीद के मैराथन खिलाड़ी राहुल गांधी भी यात्रा पर निकल चुके हैं। यात्रा का नाम तो भारत जोड़ो रखा गया है, मगर मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है। कांग्रेस से जुड़ा हर नेता इसकी अलग अलग व्याख्या कर चुका है। खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि भारत जोड़ने के लिए एक गैर राजनीतिक यात्रा है, मगर भाजपा कह रही है कि भारत को जोड़ना ही है। भारत टूटा ही कब है? अगर भारत को जोड़ना है तो पाकिस्तान से अपनी यात्रा शुरू करें। कुल मिलाकर इस यात्रा पर जुबानी जुमा खर्च जारी है। इतना अवश्य है कि यह यात्रा कांग्रेस को कोई लाभ दिला पाए या न दिला पाए, देश की मीडिया के लिए 3 महीने तक खबरों की कमी नहीं बनी रहेगी। यह तो रिले रेस है उनके लिए। एक रिपोर्टर थका नहीं कि दूसरा चल पड़ेगा बैटन लेकर के। जब चाहेंगे बीच बीच में कोई एक्सक्लूसिव खबर भी निकालते रहेंगे। भाजपा भी इस बहती गंगा में हाथ धोती रहेगी। इस बीच हिमाचल और गुजरात में अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को दुरुस्त करेगी, क्योंकि वहाँ नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की भीड़ को वोट में बदलने से रोकेगी। वैसे राजनीति में एक जुमला फेमस है, भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। गुजरात वाली भीड़ ऐसा करती है कि नहीं, इसका सही आकलन चुनाव के बाद ही हो पाएगा। वैसे एक बात बताएं, अगर ये यात्रा पूरे 150 दिन चली और सुबह सुबह यात्रा शुरू हुई तो कांग्रेस के कई नेताओं की तौंद अंदर हो जाएगी। और फिर केरल तो आयुर्वेद के लिए बहुत मशहूर है। इन दिनों यात्रा केरल प्रदेश में पहुंची हुई है। रिजुविनेशन थेरेपी यानी कि कायाकल्प चिकित्सा वहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। अगर कुछ नेता चाहेंगे तो ये अपना कायाकल्प कर सकते हैं। पार्टी का भले ही कायाकल्प हो या ना हो, 20-25 किलोमीटर पैदल चलना ही है। राहुल गांधी को तो इससे फ़ायदा होना जा रहा है, ये 100% है। जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी भारत के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उन्हें वह जवाब दे सकेंगे
कि मैंने पैदल यात्रा कर देश को करीब से देखा है। केरल का मौसम भी सुहाना है। जो जो यात्रा उत्तर की ओर आएगी, यहाँ भी सूर्य अपना ताप कुछ कम कर चुका होगा। तब तक ईडी और उसकी पूछताछ से कम उनको फुर्सत मिली रहेगी। अब हम लोग चलें समापन की ओर। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा देश बहुत बड़ा उत्सव धर्मी है। अगर गांव किसानी का काम नहीं है तो भीड़ का जुटना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, यानी कि आसानी से भीड़ आ जाती है। राहुल गांधी की यात्रा जिस शहर जिस गांव के पास से गुजरेगी, वहाँ के लोग उन्हें देखने के लिए अवश्य आएंगे। एक तो गांधी नेहरू खानदान का चश्मोचिराग हैं, दूसरे भाजपा भी राहुल गांधी को हाईलाइट करने से कतराती नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा को केरल में अच्छा रिस्पांस मिला है, भीड़ देखने को मिल रही है। अब अगर पूरे लुब्बो लुबाब को देखें तो हम पाएंगे कि हमारा सिस्टम ही इस तरह का राजनीतिक माहौल पैदा करने वाला है। देश में 28 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ की विधानसभाओं के लिए चुनाव होते हैं। साल में एक बार नहीं, 2-2 बार चुनाव होते हैं। जैसे फरवरी मार्च में यूपी समेत 5 राज्यों में हुए, नवंबर दिसंबर में हिमाचल और गुजरात में होना है। जहाँ चुनाव नहीं होते हैं उस राज्य के नेता मंत्री भी इस चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए डुबकी लगा लेते हैं। देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक राज्य के चुनावी खबर को अपने नेशनल हुकअप पर दिखाता है, जिससे कि वो पूरे देश में प्रसारित हो जाती है। और इससे होता क्या है कि कई राज्यों का चुनावी माहौल खुद ही बन जाता है, यानी कि जहाँ चुनाव न भी हो रहे हैं तो वहाँ भी चुनावी माहौल बनने लगता है, विशेषकर ये हिंदी भाषी बेल्ट में। और होता क्या है कि इससे हमारी सरकारी दफ्तरों, सार्वजनिक स्थलों, बस, ट्रेन और अन्य स्थानों पर खूब चुनावी चर्चाएं होती हैं। यहाँ तक कि स्कूल में भी लोग इसकी चर्चा करने से बाज नहीं आते हैं। यहाँ पर कहा जा सकता है कि पूरे देश में लोकसभा चुनावों के साथ सभी विधानसभा चुनावों को कराना संभव न हो तो चुनाव की आवृत्ति को कम किया जा सकता है, यानी कि इलेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम की जा सकती है। 5 साल में अगर पूरे देश में हम 8 बार 10 बार चुनाव कराते हैं तो इसको हम कम से कम 5 बार तो कर ही सकते हैं, यानी कि एक साल में एक बार उसमें विधानसभा हो या लोकसभा हो, सब एक साथ किया जा सकता है, जिससे कि हमारे स्कूली बच्चों को भी पढ़ने में परेशानी न हो और जो बच्चे अपने नौकरी के लिए कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। एक चीज़ और बताएं, हमारे यहाँ कई राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषदें भी हैं, उनके भी चुनाव होते हैं और राज्यसभा के लिए भी हर 2 साल में चुनाव हुआ करते हैं। तो इसके अलावा नगर निगम है, नगर पालिका है, जिला पंचायत है, ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम सभा के चुनाव हैं, ये भी कराए जाते हैं। और इसमें देखने की बात यह है कि अपना स्टेट लेवल का जो चुनाव आयोग है उसकी एक अलग वोटर लिस्ट होती है और भारत चुनाव आयोग यानी कि जो दिल्ली में बैठता है उसके वोटर लिस्ट अलग होती है। और इन दोनों वोटर लिस्ट को हर बार हर साल जो है इनको अपडेट करने का काम चलता रहता है। अगर आपको इसका एक सुझाव देना हो, राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों की वोटर लिस्ट को एक कर दिया जाए तो कोई हर्जा नहीं है। राजनीतिक दल के नेताओं को अगर चुनावों से फुर्सत मिलेगी तो अपनी पार्टी का वो संगठनात्मक चुनाव भी करा पाएंगे समय से। और जब पार्टी संगठनात्मक चुनाव होंगे तो पार्टी भी अपने वसूलों पर चलेगी, पार्टी को भी दल बदल का खतरा नहीं रहेगा। आज की चर्चा इतने ही। इसी तरह के फ्री डिस्कशन के लिए अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अगर हाँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।